गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं डॉक्टर अनुपमा उज्ज्वल, गवर्नमेंट लॉ कॉलेज सिरोही। आज हम LLB फाइनल ईयर का सब्जेक्ट एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ स्टार्ट करेंगे। उसमें हमारा जो टॉपिक चल रहा है डेलीगेटेड लेजिस्लेशन, उसका पार्ट 5 आज हम देखेंगे। प्रोसीजर कंट्रोल ऑन डेलीगेटेड लेजिस्लेशन, प्रक्रियात्मक नियंत्रण प्रत्योजित विधायन पर। आज हमारा डेलीगेटेड लेजिस्लेशन का लास्ट टॉपिक है। सबसे पहले हम देखेंगे प्रक्रियात्मक नियंत्रण क्या होता है। प्रोसीजर कंट्रोल। प्रोसीजर कंट्रोल इन्वॉल्व्स पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल इन लॉ मेकिंग एंड इट हैज़ 3 कंपोनेंट। अगर हम प्रक्रियात्मक नियंत्रण की बात करते हैं तो प्रक्रियात्मक नियंत्रण जो है वह कानूनों में लोगों की भागीदारी को बढ़ाने का कार्य करता है। सामान्य तौर पर अगर देखा जाए तो हम ये देखते हैं कि जो संसदीय नियंत्रण है या विधायी जो नियंत्रण है या न्यायिक नियंत्रण है, यह पूर्ण रूप से अभी तक सक्षम नहीं हो पाया है प्रशासनिक विधि पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए। तो तीसरा जो घटक है वह है प्रक्रियात्मक नियंत्रण। प्रक्रियात्मक नियंत्रण के आधार पर भी प्रत्योजित विधायन पर नियंत्रण स्थापित किया जा सकता है। तो ऐसी स्थिति में प्रक्रियात्मक नियंत्रण किस प्रकार से स्थापित किया जा सकता है, इस पे कई विधि शास्त्रियों ने अपने सुझाव दिए हैं। और वो सुझाव इस प्रकार है कि जब भी किसी विधायिका के द्वारा अपनी शक्तियों का प्रत्योजन किसी अन्य व्यक्ति या निकाय को किया जाता है, तो ऐसी स्थिति में यह देखा जाता है कि जिसे भी पावर्स को डेलीगेट किया गया है वह सक्षम प्राधिकारी ही होना चाहिए और उसके द्वारा ही इस अधिकार का प्रयोग किया जाना चाहिए। डेलीगेटेड लेजिस्लेशन के अधिकार का प्रयोग किया जाना चाहिए और वह विश्वसनीय होना चाहिए। दूसरा है प्रत्योजित प्राधिकारी को जो डेलीगेटेड पावर्स की गई है उनको सीमाओं को सुस्पष्ट शब्दों में परिभाषित किया जाना चाहिए कि वह किस सीमाओं में अपना कार्य करने के अधिकृत माना जाएगा। फिर थर्ड जो है उसमें लेखकों के द्वारा जो सुझाव दिया गया है वो यह कहा गया है कि डेलीगेटेड जो नियम्स है उनको पर्याप्त उनको प्रचार किया जाना चाहिए ताकि अधिक से अधिक लोगों को उसके बारे में इंफॉर्मेशन प्राप्त हो सके और उसके बारे में वो जान सके। फोर्थ जो सुझाव लेखकों के द्वारा जो दिया गया है उनके हिसाब से यह कहा गया है कि डेलीगेटेड लेजिस्लेशन के विपरीत अगर जिन लोगों पर प्रभाव पड़ता है उन नियमों के बनने से, तो उनकी भी परामर्श लिया जाना आवश्यक है, उन्हें भी परामर्श देने का अवसर प्राप्त हो जाता है। और थर्ड लास्ट जो है वो है नियमों में संशोधन व रद्द करने का प्रावधान होना चाहिए, क्योंकि अगर इस प्रकार का कोई भी प्रावधान नहीं होगा तो समय के अनुसार या आवश्यकता के अनुसार उसमें परिवर्तन नहीं किया जा सकता है, या जब इस प्रकार की उसकी उपयोगिता समाप्त हो जाती है तो उसे रद्द नहीं किया जा सकता है। इसके लिए इस प्रकार के अगर प्रोविजंस प्रत्योजित विधायन के अंतर्गत डेलीगेटेड पावर्स के प्रक्रियाओं में अगर रखा जाएगा तो ऐसी स्थिति में उस पर कंट्रोल स्थापित किया जा सकता है। अब यह है कि प्रक्रियात्मक नियंत्रण किस प्रकार से स्थापित किया जा सकता है। इसमें 3 घटक माने जाते हैं। पहला है आपका पूर्व प्रचार, एंसीडेंट पब्लिसिटी, फिर है प्रकाशन, पब्लिकेशन एंड हितों पर परामर्श, कंसिलेशन ऑन इंटरेस्ट, जिन लोगों का उसमें इंटरेस्ट है उनके हितों से संबंधित उनसे किसी भी प्रकार की इंफॉर्मेशन या परामर्श लिया जा सकता है। सबसे पहले हम देखेंगे कि एंटीसीडेंट पब्लिसिटी, पूर्व प्रचार या पूर्व प्रकाशन। दिस प्रोसेस इंक्लूड्स दैट द अथॉरिटी शैल पब्लिश अ ड्राफ्ट ऑफ प्रपोज्ड रूल्स इन द गजेट फर्स्ट। सेकेंड है दैट द अथॉरिटी शैल इन्वाइट ऑब्जेक्शन एंड सजेशंस बाय द स्पेसिफाइड डेट। और थर्ड जो है डेट द अथॉरिटी शैल टेक इनटू कंसिडरेशन एनी ऑब्जेक्शन और सजेशन विच मे बी रिसीव्ड बाय इट while फाइनलाइजेशन ऑफ द रूल। तो पूर्व प्रचार या पूर्व प्रकाशन की प्रक्रिया में कुछ चीजें सम्मिलित की जानी चाहिए। उसमें है कि नियमों के प्रारूप को राजपत्रों में प्रकाशित किया जाना चाहिए। फिर प्रकाशन करने के पश्चात आक्षेप व सुझावों को उनमें वर्णित एक निर्दिष्ट तारीख तय की जानी चाहिए, तब तक
उनको यह अधिकार प्राप्त होता है कि जिन व्यक्तियों से संबंधित इन नियमों का निर्माण किया जा रहा है या जिन व्यक्तियों के हितों पर इससे किसी भी प्रकार का प्रभाव पड़ रहा है, वह अपने इस पर किसी भी प्रकार के आक्षेप या किसी भी प्रकार का कोई भी सजेशन देना चाहते हैं तो स्पेसिफाइड डेट तक वह अपने सुझाव और अपने ऑब्जेक्शंस प्रेजेंट कर सकते हैं। और लास्ट में जो सुझाव और जो आक्षेप इन नियमों को बनाने वाले नियमों के पक्ष में जो सजेशंस आए हैं या ऑब्जेक्शंस आए हैं, वो प्राधिकारी के द्वारा उन पर विचार किया जाना चाहिए और उसी के पश्चात किसी भी प्रकार के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस बने हैं उनको फाइनलाइज किया जाना चाहिए। फिर है पब्लिकेशन, उसका प्रकाशन होना चाहिए। देयर इज अ फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ लॉ दैट द इग्नोरेंस ऑफ अ लॉ इज नॉट अ एक्सक्यूज। इट इज देयरफॉर नेसेसरी दैट द पब्लिक मस्ट हैव एक्सेस to the law. This law be done by publication in official gazette or any other manner provided by the law. दूसरी चीज जो है उसका पब्लिकेशन होना जरूरी माना जाता है। यह विधि का असामान्य नियम है कि विधि की अनभिज्ञता कोई भी बचाव नहीं है, इसलिए समय समय पर जनता को विधि के बारे में जानना आवश्यक है और ऐसा राजपत्र में प्रकाशन करके या विधि के द्वारा बताए किसी अन्य माध्यम से संभव किया जा सकता है। फिर लास्ट जो है वो है कंसल्टेशन ऑफ द इंटरेस्ट। देयर कैन बी क्लासिफाइड एज हितों से परामर्श। इन्हें निम्न कोटियों में बांटा जा सकता है कि ऐसे व्यक्ति जिनसे रिगार्डिंग किसी भी प्रकार का कोई भी लॉ का निर्माण किया जा रहा है, जिनके हितों पर किसी भी प्रकार का कोई भी प्रभाव पड़ रहा है, उनसे भी परामर्श लिया जाना जरूरी माना जाता है। कंसल्टेशन या तो सरकारी कंसल्टेंसी हो सकती है, सरकारी अधिकारियों से परामर्श लिया जा सकता है, या जो कानूनी बोर्ड है उनसे परामर्श लिया जा सकता है। कंसल्टेशन विद द स्टैट्यूटरी बोर्ड और कंसल्टेशन विद एडवाइजरी बोर्ड, सलाहकार निकायों से परामर्श लिया जा सकता है। और लास्ट जो है वो है मेकिंग ऑफ ड्राफ्ट रूल बाय इफेक्टेड इंटरेस्ट। प्रभावी हितों द्वारा नियमों का नियम निर्माण में उनका परामर्श लिया जा सकता है। तो ऐसी स्थिति में जिनके लिए किसी भी प्रकार के डेलीगेटेड लेजिस्लेशन के अंतर्गत जिस प्रकार के भी नियमों का निर्माण किया जा रहा है, उनसे जो लोग प्रभावित होने वाले हैं उनसे भी परामर्श लिया जाना जरूरी माना जाता है। तो उनसे परामर्श किस प्रकार से लिया जा सकता है, उसमें फर्स्ट है कि प्राधिकारी का यह दायित्व है कि वह प्रभावी हितों की सूचना नियमों के प्रारूप का प्रकाशन करे। तो जिन नियमों से लोगों पर किसी भी प्रकार का प्रभाव पड़ रहा है, उनको सूचित करने के लिए, उनको किस प्रकार के नियम बन रहे हैं उनके बारे में सूचना देने के लिए उनका प्रारूप जो है, फॉर्मेट जो है, उसका प्रकाशन किया जाना जरूरी है। प्रकाशन की पद्धति किस प्रकार की होगी, ये प्राधिकारी जो भी उचित समझे वह अपना सकता है। उसके अलावा प्रारूप नियमों के साथ एक सूचना का प्रकाशन किया जाना चाहिए, जिसमें एक निश्चित तारीख का उल्लेख होना चाहिए कि जिन पर अथवा जिनके पश्चात उस पर विचार किया जाएगा। फिर नेक्स्ट जो है वो है प्राधिकारी को सुझाव अथवा ऐतराज पर विचार किया जाना चाहिए और नियमों को अंतिम रूप देने में यह आवश्यक प्रतीत होता है। तो जो तारीख दी गई है पूर्व उसके लिए सूचना से में, उसके अंतर्गत जो भी उनसे जिनके हितों पर भी इसका प्रभाव पड़ने वाला है, अगर उनको किसी भी प्रकार का कोई भी ऑब्जेक्शन है या उसमें किसी भी प्रकार का वह संशोधन चाहते हैं या अपना किसी भी प्रकार का सुझाव देना चाहते हैं, तो उस तारीख तक उनके सुझाव और उनके ऑब्जेक्शंस को आमंत्रित किया जाता है। और जब वह तारीख समाप्त हो जाती है, उसके पश्चात उनके तरफ से जितने भी सुझाव आए हैं या जितने भी ऑब्जेक्शंस आए हैं उन पर विचार किया जाना जरूरी माना जाता है और उसी के पश्चात जो भी नियमों का निर्माण किया जाएगा उन्हें अंतिम रूप प्रदान किया जाएगा। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि एक प्रक्रिया निर्धारित की गई है डेलीगेटेड लेजिस्लेशन पर किस प्रकार से नियंत्रण स्थापित किया जा सकता है। अगर इस प्रक्रिया का पालन नहीं करके किसी भी प्रकार के नियमों का निर्माण किया जाता है, जैसे अगर डेलीगेटेड लेजिस्लेशन जब ट्रांसफर किया जाता है उसमें इस प्रकार का प्रोविजन है कि उसका पूर्व प्रकाशन होना जरूरी है या उसका पूर्व प्रचार होना जरूरी है, तो ऐसी स्थिति में अगर इस प्रकार की किसी भी प्रक्रिया को अगर फॉलो नहीं किया जाता है तो उसे
वैधता का दर्जा नहीं दिया जा सकता है। तो इस प्रकार डेलीगेटेड लेजिस्लेशन के द्वारा जो प्रायोजित विधायन है उस पर नियंत्रण स्थापित किया जा सकता है। इसी के साथ आज डेलीगेटेड लेजिस्लेशन जो है आपका कंप्लीट होता है। डेलीगेटेड लेजिस्लेशन आपका काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें हमने 5 अलग अलग रूपों में इसको डिवाइड करके पढ़ा। फर्स्ट आपका था डेलीगेटेड लेजिस्लेशन क्या होता है, उसकी क्या आवश्यकता है, इसके विकास के क्या कारण है और इसका क्या महत्व है। फिर हमने देखा डेलीगेटेड लेजिस्लेशन में भारतीय परिदृश्य क्या कहता है। उसके बाद हमने देखा कि डेलीगेटेड लेजिस्लेशन के अंतर्गत जो नियमों का निर्माण किया जाता है उस पर किस प्रकार से कंट्रोल स्थापित किया जा सकता है। उसमें हमने देखा था न्यायिक नियंत्रण, जुडिशरी के द्वारा उस पर किस प्रकार से कंट्रोल किया जा सकता है। सेकंड जो था आपका विधायी या पार्लियामेंट्री कंट्रोल, विधायिका के द्वारा या संसद के द्वारा उस पर किस प्रकार से नियंत्रण स्थापित किया जा सकता है। और लास्ट आज हमने किया था कि प्रोसीजर या प्रक्रिया के द्वारा डेलीगेटेड लेजिस्लेशन के ऊपर किस प्रकार से कंट्रोल किया जा सकता है। इसी के साथ आज आपका डेलीगेटेड लेजिस्लेशन कंप्लीट होता है। नेक्स्ट इसके आगे जो भी टॉपिक होगा हम नेक्स्ट करेंगे।